अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने रिस्पायरेशन के बारे में, रिस्पायरेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में बात की कि रिस्पायरेशन असल में होता क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, और रिस्पायरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, और इनके जो टाइप्स है मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो भी हमने पढ़े हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता ना हो तो आपको पिछले वीडियोस को भी देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये देख रहे हो तो आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए कि सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब रिस्पायरेशन होती क्या है। तो अब आते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के स्टेप्स में। मतलब ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और इनमें कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स से वो जाके इससे एटीपी बनता है। तो एटीपी इसमें किस तरह बनता है, इनमें कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स इनमें हम पढ़ेंगे। अगर हमें ये देखना हो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना, ये किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में मतलब एटीपी में और NADH और FeDH2 में किस तरह कन्वर्ट होता है और किस तरह इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, किस तरह कार्बन ग्लूकोज से एनर्जी हासिल होती है, तो हमें क्या करना होगा, इनके स्टेप्स को पढ़ना होगा, इनके स्टेप्स को सीखना होगा। बाद में हमें पता चलेगा कि किस तरह रिस्पायरेशन में एटीपी बनता है। तो अब आते हैं पहले स्टेप की तरफ, ग्लाइकोलिसिस। तो अब ग्लाइकोलिसिस को हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर अंडरगोज अ सीरीज ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। In the end, it is converted into pyruvate molecules, 3 carbon molecules. In these reactions, ATP is made and NAD plus is converted to NADH. अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ये होता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। वो क्या होता है, उसकी वो क्या सीरीज ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये एक सीरीज़ होता है इसका, मतलब केमिकल एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट होता है। मतलब वो ग्लूकोज होता है 6 फास्फोग्लूकोज बनता है, फिर वो फ्रक्टोज बनता है। इस तरह के जो प्रोसेसेस से गुजरता है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। एक फार्म में मतलब दूसरे फार्म में कन्वर्ट होता है। तो इसमें ये होता है। अब आखिर में क्या होता है, ये तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल प्रोसेस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। आखिर में क्या होता है, ये ग्लूकोज जो होता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज में 6 होते हैं, तो जो एक पायरुवेट में 3 मॉलिक्यूल होते हैं। तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 प्लस 3 से 6 बनता है। मतलब एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो इस इन रिएक्शन में जो रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस में होते हैं उनमें क्या होता है, एटीपी बनता है और NAD प्लस जो है ना ये कन्वर्ट होता है NADH। NAD प्लस जो है ना ये मतलब ये रिड्यूस हो जाता है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस के आखिर में पायरुवेट बन गए, 2 पायरुवेट बन गए। तो इसके बाद क्या हुआ, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का तो आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब क्या होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन में, ईच पायरुवेट from glycolysis goes into the mitochondrial matrix, the innermost compartment of mitochondria. There it is converted into a 2 carbon molecule bound to coenzyme A known as acetyl coenzyme A. Carbon dioxide is released and NADH is generated. तो अब जो पायरुवेट बन गए उसमें क्या होता है, पायरुवेट जो होता है ये ग्लाइकोलिसिस में बन जाता है। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस में तो बन गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, इनरमोस्ट कंपार्टमेंट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, तो उसमें ये जाता है। ये पायरुवेट जो है ना, ये पायरुवेट किस तरह जाता है, तो ये एक प्रोटीन होता है उसके ज़रिए ये होके जाता है, वो ले जाता है पायरुवेट को। तो अब इसकी क्या होती है, जब ले जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो उसमें क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल में।
टू कार्बन मालिक्यूल में किस तरह कन्वर्ट होता है। ये कोई एंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देता है, 2 कार्बन कंपाउंड बना देता है। तो ये असल में पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड था। इससे इस कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करने से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, तो ये तो 2 कार्बन कंपाउंड है। अब एक कार्बन तो रह जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है और NAD+ जो है ना, ये NADH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब NAD+ रिड्यूस हो जाता है और NADH पैदा हो जाता है। अब थर्ड स्टेप जो है ना वो है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में मतलब इससे मतलब सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, पाइरुवेट ऑक्सीडेशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था। तो अब सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट, ये एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है और साइकिल्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, मतलब रिएक्शन जो होते हैं वो साइकिल की फॉर्म में होते हैं। उससे गुजर के क्या बन जाता है, आखिर में वो जो 4 कार्बन कंपाउंड इसके साथ ऐड हुआ था ऑक्सैलो एसीटेट, ये आखिर में फिर रीजनरेट होता है ऑक्सैलो एसीटेट। इस वजह से इसको साइकिल का नाम भी दे देते हैं। और आखिर में जो बनता है ये ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें ATP आता है, ATP, NADH और FADH2 ये बन जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये रिलीज़ होता है। अब सिट्रिक एसिड साइकिल का तो हो गया। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ, स्टेप 4 की तरफ, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसका भी मैं समझा दूंगा कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होता है। फास्फोराइलेशन तो आप लोगों को पता होगा कि फास्फोराइलेशन ATP सिंथेसिस की, ATP की जो प्रिपरेशन या प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का क्या मतलब, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि जब हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे, मतलब एक एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो जब हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, इसको जब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को बताऊँगा कि ऑक्सीडेटिव क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होता है। तो अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ के इसमें क्या होता है। इसमें मतलब जितने भी इससे पहले के स्टेप्स हुए उसमें क्या बना, NADH बना, FADH2 बना। तो इसमें NADH और FADH2 ने क्या किया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो अब इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो ये क्या करते हैं, ये वो जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक्सेप्ट किए होते हैं वो दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन को दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, कम्प्लेक्सेस होते हैं, प्रोटीन कम्प्लेक्सेस होते हैं। उन प्रोटीन कम्प्लेक्सेस को लिए इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये तो एम्प्टी हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये NAD+ में कन्वर्ट होता है और FAD में कन्वर्ट होता है। तो ये वापस जाते हैं अपनी जगह पे, मतलब जो सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ होते हैं उसमें अपनी अपनी जगह पे मतलब जाते हैं। तो बाद में क्या होता है, जब बाद में वो रिएक्शंस होते हैं तो उसमें फिर ये क्या होते हैं, फिर रिड्यूस होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आते हैं, फिर ये प्रोसेस होता रहता है। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं इसमें, उस चेन में मूव करते हैं। तो उसमें से क्या होता है, जब ये उस चेन में मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। और वो एनर्जी किस चीज़ में यूज़ होती है, प्रोटॉन जो होते हैं H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन को पंप करने के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो पंप करने के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो अब प्रोटॉन को पंप करते हैं एनर्जी के ज़रिए। तो अब जब प्रोटॉन पंप होते हैं, कहाँ से पंप होते हैं, मैट्रिक्स है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उससे पंप होते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप होते हैं। अब प्रोटॉन उसके बाद क्या होते हैं, बैक आते हैं, वापस आते हैं थ्रू अ चैनल, थ्रू एन एंजाइम, ये स्पेसिफिक एंजाइम होता है, इसके ज़रिए, सिर्फ इसी के ज़रिए ये वापस मैट्रिक्स में आ सकते हैं।
इसके बगैर ये मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं आ सकते। वो क्या है, ये एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज। जब ये आते हैं इसके ज़रिए से इससे पास होते हैं एंजाइम के, तो ये टर्निंग करता है। जब ये टर्निंग करता है तो इसके ज़रिए क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब इसमें एक रह गई एक बात कि मतलब प्रोटॉन जब पंप करते हैं तो ये एक ग्रेडियंट बनाते हैं। ग्रेडियंट का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन कम हो जाती है। मतलब ये पहले मैट्रिक्स में ज़्यादा थे, तो ये क्या करता है, कंसंट्रेट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो फिर मैट्रिक्स में कम हो जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसे वापस आते हैं, तो ये ग्रेडियंट बना देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ये हो गया एटीपी बन गया। आखिर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ये जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन ने ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए थे, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, ऑक्सीजन को दे देते हैं। ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन को भी ले लेता है, तो क्या बनता है, वाटर बनता है आखिर में। अब रिस्पायरेशन के ये जो 4 स्टेप्स हमने पढ़े, तो इनको मैं क्या करता हूँ, डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चरली मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें क्या होता है असल में। तो इसमें पहले क्या आता है, ग्लाइकोलिसिस आता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ये ग्लूकोज होता है, ये 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, एटीपी बनता है और NADH बनता है, NAD प्लस रिड्यूस होता है NADH में। तो अब ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसोल में होता है। ये मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोसोल हो गया। तो ये साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में ये जो पाइरुवेट बनता है, तो पाइरुवेट कहाँ पे आता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब आता है तो ये क्या करता है, इसकी पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है। पाइरुवेट की जब ऑक्सीडेशन होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है, NADH बन जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो अब इसके बाद 3rd स्टेप में सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो साइकिल होता है, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि क्या होता है। ATP की सिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, NADH बनता है, FeDH2 भी बनता है। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने जो ये भी हो गया, NADH भी हो गया और NADH ये भी हो गया, FeDH2 NADH ये भी हो गया। तो ये सारे के सारे आते इन कम्प्लेक्सेस को, ये कम्प्लेक्सेस है प्रोटीन कम्प्लेक्सेस, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, इनमें से इन यहाँ पे आते इनको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इनको, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गुजरता है, तो इससे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो एनर्जी हाइड्रोजन की पंपिंग में इस्तेमाल होती है। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, H पॉजिटिव, ये क्या होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। तो ये जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं तो इसके बाद ये वापस बैक आते। तो ये हाइड्रोजन किस तरह वापस बैक आते, ATP सिंथेस के ज़रिए आते। तो जब इसके ज़रिए ये हाइड्रोजन आयन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, तो इस वजह से क्या होती है, ATP की प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह ATP की सिंथेसिस होती है। ये मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद इंशाल्लाह एक को तफसीलन पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसमें इन स्टेप्स में असल में होता क्या है, एंजाइम किस तरह यूज़ होते हैं, किस तरह ATP बनता है। इंशाल्लाह इन सब को डिटेल के साथ पढ़ेंगे।